प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर अमरदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड, झज्जर, हरियाणा। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और मुख्य रूप से इसके बुद्धिजीवी वर्ग ने किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन का माहौल बनाया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जब कारणों की बात की जाती है तो उसमें जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी उसने किस प्रकार अपना योगदान दिया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इंटेलेक्चुअल क्लास की, तो कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अनेक विद्वान, जिनमें कवि, लेखक, साहित्यकार, विचारक, पत्रकार, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, जिन्हें एलीट ग्रुप भी कहा जाता है, जिन्होंने फ्रांस में आधुनिक चिंतन की नींव रखी। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके साथ साथ कि जो ये एलीट ग्रुप था या फिर इंटेलेक्चुअल क्लास थी, उन्होंने किस प्रकार से फ्रांसीसी समाज में उद्बोधन किया या समाज का चित्रण किया, या फिर किस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इन्होंने अपनी भूमिका अदा करनी शुरू की। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम हम देख पाते हैं वह यह था कि इन लोगों ने फ्रांसीसी समाज का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। बौद्धिक वर्ग ने फ्रांस की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक बुराइयों का सही एवं नग्न चित्र उपस्थित करके जनता की सोई हुई आत्मा को जगाया। इन्होंने जनता को स्वतंत्रता, समानता का पाठ पढ़ाया, बताया कि राजा इतिहास की कृति है तथा लोगों ने उसे बनाया है। इतिहासकार सातोब्रिया ने कहा है कि फ्रांस की क्रांति बौद्धिक जागरण और जनसाधारण के दैनिक जीवन की घटनाओं के मेल से उत्पन्न हुई तथा बौद्धिक जागरण के कारण इसने जीवन की घटनाओं को दूर करने हेतु तीव्र विरोध प्रकट किया। यहाँ पर ये जो पिक्चर हमारे सामने है, समाज में मुख्य रूप से 3 वर्ग थे। पहला वर्ग जो फ्रांसीसी, यानी जिसे हम राजा के ग्रुप से कहते थे, जिसमें कुलीन वर्ग भी जिसमें एक तरह से, जिस तरह से फ्रांस के समाज की बात की जाती है तो 3 स्टेट्स में ये विभाजित था। फर्स्ट स्टेट्स में जहाँ पर पादरी या ईसाई धर्म के संबंधित लोग शामिल होते थे। दूसरा जो वर्ग था जिसमें कुलीन वर्ग था, जिसमें राजा और उसके कुलीन वर्ग के अधिकारी, मंत्री इत्यादि शामिल होते थे। और इसके बाद जितना फ्रांस बचा वो थर्ड स्टेट्स यानी तृतीय जो स्टेट्स था उसमें शामिल होता था। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये थी कि समाज की सभी प्रकार की जो बोझ, टैक्सेस, वो केवल थर्ड स्टेट्स के ऊपर थे, यानी थर्ड जो साधारण जनसामान्य जो वर्ग था उनके ऊपर थे। और प्रथम यानी पादरी या फिर कुलीन वर्ग, द्वितीय जो कुलीन वर्ग था उसके ऊपर, जिनके ऊपर फ्रांस के लगभग हम ये कह सकते हैं कि 95% जो रिसोर्सेज थे उनके पास थे, मगर टैक्स की जब बात आती थी तो टैक्स वो 0 देते थे। और समाज की जितनी भी बुराइयां थी वो पहले 2 वर्गों में फैली हुई थी, मगर उनका खामियाजा हमेशा थर्ड स्टेट्स को, यानी जो जन सामान्य था, उसको भुगतना पड़ता था। यही कारण था कि जब इंटेलेक्चुअल क्लास ने, यानी बुद्धिजीवी वर्ग ने, समाज की जो बुराइयां थी उनको दर्शाना शुरू किया तो आम आदमी को लगा कि ये उसकी ही बुराइयां हैं और जो रास्ता बुद्धिजीवी वर्ग बता रहा है उसके थ्रू ही उसकी मुक्ति हो सकती है। तो इन सब बातों से वो लोग बड़े प्रभावित होते हैं। मगर बुद्धिजीवी वर्ग ने सिर्फ अपनी बात की
और उस बात के खिलाफ सरकार ने या फिर उस तत्कालीन जो राज्य सरकार थी, राजा थे, उन्होंने कोई प्रभाव या फिर कोई कार्य नहीं किया, ये कहना एक अतिशयोक्ति होगा। बौद्धिक वर्ग पर अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वोल्टेयर जो कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग से संबंध रखता था, एक कुलीन ने उसको इतना पिटवाया कि वह अधमरा हो गया और उसे जेल में डाल दिया गया। अंत में उसको जबरदस्ती देश से निकाल भी दिया गया। इसी प्रकार रूसो, दिद्रो, क्वेश्चने, गरने, तुर्को, नेगर आदि शिक्षित लोगों पर भी अनेक प्रकार के अत्याचार हमें इस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें या फिर हम ये कहें कि भाई कौन कौन से वो महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, विचारक थे, जिन्होंने फ्रांस की जनता के सामने अपने विचार रखे और नई चीजें लेकर आए, तो उनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो मोंटेस्क्यू था सबसे पहले। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला ये प्रमुख व्यक्ति था। अब तक इससे पहले किसी ने भी फ्रांस की या फिर हम ये कहें कि फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाले लोग नहीं थे। उसने काफ़ी किताबें लिखी। द पर्शियन लेटर्स 1721 में जो प्रकाशित हुई। 1734 में उसने रोमन लोगों की महानता और पतन के कारणों पर विचार के ऊपर उसने एक किताब लिखी, जिसमें उसने बताया कि महानता एक महत्वपूर्ण तथ्य है और रोमन लोग महान थे, तो वहां पर और फिर बाद में उनका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में ये अपनी बात रखता है। अगर मोंटेस्क्यू की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण उसकी जो किताब थी वह थी स्पिरिट ऑफ लॉ। 1748 में ये पहली बार प्रकाशित हुई और उसके बाद 22 संस्करण इसके छपते हैं, जो अपने आप में साबित करते हैं कि ये तत्कालीन समाज में, फ्रांसीसी समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाती है, या फिर हम ये कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण तरीके से ये दर्शाती है कि कानून की आत्मा क्या है और समाज में या फ्रांसीसी समाज में किस प्रकार से कानून केवल अब राजा या लुई 16 या लुई 15 या लुई 14 की सिर्फ विल बन चुकी है। जिस प्रकार से लुई 14 कहता है कि मैं ही स्टेट हूं, यानी मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं, इस तरह की जो बातें थी वहां पर कानून की आत्मा की बजाय लुई 14 की आत्मा काम कर रही है। और जब राजा अपने अनुसार नियम बनाता है और जनता की बातें या फिर थर्ड जो स्टेट था फ्रांस का, उसके अधिकारों की जब हनन करने की बात सामने आती है, तो फिर अपने आप में कानून की आत्मा का हनन होता है। मोंटेस्क्यू जिस चीज के लिए याद किया जाता है वह थी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा। ये जिस प्रकार से फ्रांस की जो सिस्टम हम देखते हैं, फ्रांस के सिस्टम में अभी हमारे सामने तीन प्रकार की, अगर देखा जाए तो कि पावर जो होती है 3 प्रकार की होती है: लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और जुडिशियल ब्रांच। मगर जब राजतंत्र की बात की जाती है फ्रांस की, तो सारी शक्तियां एक व्यक्ति यानी राजतंत्र में राजा के पास अधीन थी। कहने के लिए स्टेट जनरल था, मगर उसकी 1614 के बाद से कभी बैठक ही नहीं हुई जिसमें कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पास किए जाते थे। लुई 14 ने कभी भी 1614 के बाद से उसकी कभी लुई 14 या 15 1679 से पहले कभी 1789 से पहले कभी उन्होंने 1789 से पहले कभी उसकी वो मतलब 1614 से लेकर 1789 के बीच में लगभग 175 सालों तक कभी भी उसकी हमें कोई बैठक देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि सारी शक्तियां एक राजा के अधीन हो चुकी थी और राजा जिस प्रकार से एक तरह से देवीय अधिकार की बात करता है। देवीय अधिकार ये होता है
कि जहां पर राजा को केवल मानव होने के लिए राजा नहीं बनाया गया है, बल्कि उस राजा के अंदर उस देवता के अंश हैं और उस देवता की आज्ञा के अनुसार वह मानव राजा बना है। और अब उस मानव द्वारा दी गई जितनी भी ये राज आज्ञाएं हैं वो उस ईश्वर के द्वारा दी गई राज आज्ञाएं हैं। ये एक तरह से राजा के देवीय सिद्धांत को मतलब परिभाषित करता है। और जिस प्रकार से लुइस 14 के बाद से हमें देखते रहे देवीय अधिकारों के ऊपर राजा काफी आग्रह प्रस्तुत करता है और जनता के अधिकारों को दबाने की बात करता है। तो ऐसे माहौल में मॉन्टेस्क्यू बताता है कि राजा के जो देवीय अधिकार हैं वो देवीय अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक तरह से अथियाए हुए अधिकार हैं जो शोषण को बढ़ावा दे रहे हैं। वास्तव में सत्ता 3 तरीके से चलनी चाहिए, जो तीनों बिल्कुल अलग अलग निष्पक्ष तरीके से ब्रांचेज होनी चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव ब्रांच थी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। मगर वर्तमान में फ्रांस में ये सारी तीनों प्रकार की जो ब्रांचेज थी एक राजा के अधीन ही कार्य कर रही थी। मॉन्टेस्क्यू के बाद अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था वोल्टेयर। वोल्टेयर एक महान लेखक, कवि, दार्शनिक, नाटककार, इतिहासकार, पत्रकार, आलोचक और व्यंगकार था। चर्च को बदनाम संस्था कहता है। द लेटर्स ऑन इंग्लिश भी लिखता है। जब इसको फ्रांस, जैसे हमें पहले बात कर चुके थे कि एक कुलीन ने वोल्टेयर को काफी पिटवाया और बाद में इसको एक तरह से देश निकाला दिया, तो उस समय ये इंग्लैंड जाता है। और जिस प्रकार से इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ हमें देखने को मिलता है या फिर वोल्टेयर को देखने को मिलता है, मगर इसके विपरीत फ्रांस में जितने भी राज्य थे, जितनी जगह से आप जाते थे, हर राज्य में अलग अलग प्रकार के नियम या कानून होते थे। एक समाज में या फिर एक राज्य में एक पर्टिकुलर अपराध के लिए सजा नहीं थी, मगर दूसरे में सजा होती थी उसके लिए। यानी फ्रांस में, तत्कालीन फ्रांस में समाज या फिर राज्यों के अंदर एक प्रकार के अपराध के लिए अलग अलग प्रकार की सजाएं थी और सजाएं माफी भी थी। तो जब ये बातें वोल्टेयर जब इंग्लैंड पहुंचता है तो वो इन सब प्रकार की स्वतंत्रता, कानून के हिसाब से जो निर्णय लिए थे उनकी बातें समाज में ये लिखता है। उसी को ये द लेटर्स ऑन इंग्लिश में इसने संकलित किया है और ये बताता है कि किस प्रकार से इंग्लैंड में फ्रीडम अधिक है, स्वतंत्रता है, न्याय का शासन है। हेजन जो इतिहासकार थे वो लिखते हैं कि वोल्टेयर के बारे में उसके समय में उसका क्या महत्व था। इसका पता इस बात से चलता है कि लोगों ने उसे राजा वोल्टेयर के नाम से प्रसिद्ध कर रखा था। संसार में उससे अधिक स्वतंत्र, निर्भीक और साहसी आत्माएं बहुत कम हुई हैं। यहाँ पर एक वोल्टेयर की आलोचना भी हमें देखने को मिलती है। यह वोल्टेयर ही था जो कहता है कि 100 चूहों की बजाय एक शेर का शासन अच्छा होता है। वोल्टेयर के ऊपर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वो लोकतंत्र समर्थक नहीं था, बल्कि एक तरह से निरंकुश तंत्र समर्थक व्यक्ति था। और इसके बारे में, वोल्टेयर के बारे में एक बात और कही जाती है कि जब भी क्रांति से संबंधित वाद विवाद इसके घर पे होते थे फ्रांस में, तो हमेशा ये निम्न तबके के जो इसके नौकर इत्यादि होते थे उनको सबको ये बाहर उस दिन छुट्टी कर देता था या फिर घर से बाहर उनको बोल देता था जाने के लिए। हालांकि इन बातों के लिए आलोचना की जाती है वोल्टेयर की, मगर उसके बावजूद भी जिस तरह से लुई 15 और 16 के समय में हमें राजतंत्र की बात या राजतंत्र में गिरावट दिखाई पड़ती है और करप्शन बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, वहां पर उस तरह के हालात में ये जो बात कही गई कि 100 चूहों की बजाय, क्योंकि उस समय अधिकतर जो कुलीन वर्ग था वो अपने अपने लेवल पर शासन कर रहा था।
राजा का एक तरह से शासन समाप्त सा हो गया था। इसी कारण से लुई 15 कहता है कि मेरे बाद प्रलय होगी, आफ्टर मी देयर विल बी डेल्यूज। डिल्यूज वो इसीलिए कहता है कि उसके समय में उसने प्रशासन के ऊपर ध्यान दिया नहीं, जुआ और विलासी जीवन उसने व्यतीत किया। वहां पर एक तरह से जब राजा दिखाई पड़ता नहीं है, मगर अनेक प्रकार के छोटे छोटे राजा हमें दिखाई पड़ते हैं, तो हो सकता है तो वोल्टेयर ने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही हो, मगर कहीं ना कहीं जनता को जगाने में या फिर समाज में एक चेतना फैलाने में वोल्टेयर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद बात की जाती है रूसो की। जीन जैक्स रूसो पूरा नाम था इनका। 18वीं शताब्दी में सबसे प्रमुख राजनीतिक चिंतक थे। न्यू हेलोइज, इमाइल, मेरी जीवन चर्चा, माई कन्फेशंस, द डायलॉग्स, द रेवरीज, डिस्कोर्स ऑन डब्ले एंड स्कीम्स, ओरिजिन ऑफ द इनइक्वालिटी अमंग मैन प्रमुख रचनाएं थी। मगर जिस बात ने रूसो को फेमस किया वह थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनकी प्रसिद्ध रचना थी जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु वह सर्वत्र हर प्रकार से हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे सामाजिक पट्टा या फिर सामाजिक संविदा भी कहा जाता है, कि रूसो ने एक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। राजनीतिक समाज की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। इसके साथ साथ यहां पर रूसो ने एक बात कही है जिसे हम कहते हैं जनरल विल, ये सामान्य इच्छा। जिस प्रकार से हम मोंटेस्क्यू की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, या फिर राज्य के देवीय सिद्धांत की बात करते हैं, तो वहां उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे चलकर रूसो एक बात कहता है जहां पर कहता है कि आदर्श राज्य की रूपरेखा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो बात करता है कि राज्य किस प्रकार से या राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। यहां पर रूसो बात करता है कि एक समय ऐसा था जब आदर्श राज्य की बात की जाती है, तो आदर्श राज्य में जहां पर एक समय ऐसा था जब सभी लोग ठीक ठाक ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते थे, कोई किसी के अधिकारों पर अतिक्रमण न करे, इसलिए राजा की जरूरत की गई। राजा को बनाया गया लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यानी कोई अतिक्रमण ना हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। एक सामान्य इच्छा दर्शाई गई थी वहां पर। उस सामान्य इच्छा के अनुसार ही राजा का चुनाव हुआ है, और उस सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप ही राजा को लोगों के अधिकारों रक्षा करनी है। मगर एक तरह से ये कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया राजा के साथ। मगर अब जो फ्रांस में राजा है तत्कालीन समाज में, यानी 1700 जो 18वीं शताब्दी का जो फ्रांसीसी समाज था, वहां पर राजा ने उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बाद अब लोग भी उस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए हैं, इसलिए वो लोग अपनी सामान्य इच्छा यानी जनरल विल के अनुसार राजा को बदल दे। और इसी बात को वो अलग अलग तरीके से कहता है, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि रूसो ने दो लोकतांत्रिक सिद्धांतों यानी जनता का प्रमुख, सोवरेनिटी ऑफ पीपल, यहां पर सोवरेनिटी ऑफ किंग नहीं है, पीपल है, नागरिकों का राजनीतिक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ पीपल, पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ पीपल की स्थापना की, जो उस समय तत्कालीन समाज में हमें कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। रूसो ने जितना अधिक इस समाज को प्रभावित किया उतना किसी ने नहीं किया। यही कारण है कि नेपोलियन वो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ उसमें फ्रांस जल रहा था। कोर्सिका जो एक द्वीप था, फ्रांस का अधीनस्थ एक द्वीप था, वहां पर उस नेपोलियन पैदा होता है। और नेपोलियन आगे चलकर कहता है कि रूसो के बिना फ्रांस में क्रांति संभव नहीं थी, जो एक तरह से ये दिखाता है कि रूसो का जो प्रभाव था वो समाज में या फिर फ्रांसीसी राजनीतिक
फ्रांसीस की जो क्रांति हुई 1789 की, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसी बात को इतिहासकार केटलबी भी कहते हैं। वो लिखते हैं कि वोल्टेयर ने अपने कार्यों की जहां इतिश्री की, रूसों ने उनका वहां श्री गणेश किया। एक ने बुद्धि के ऊपर तो दूसरे ने भावना पर अधिक बल दिया। यानी वोल्टेयर कहता है कि आप बुद्धि पर विकास करें, और रूसो कहता है कि जनरल विल यानी भावना, इच्छा पर अधिक बल देता है कि यानी अगर आपकी इच्छा महत्वपूर्ण है तो सब कुछ ठीक हो सकता है, या फिर उस इच्छा के द्वारा ही कोई व्यक्ति, शासक या फिर एक लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित किया जा सकता है। रूसो के बाद कुछ और लेखक थे जिन्होंने, अदर फिलोसफर कहते हैं दीदरो, इनमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था दीदरो। उपर्युक्त जो तीन, जिनमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो की बात की जाती है, तो कुछ अनेक छोटे छोटे विचारक थे जिन्होंने लेखों के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया। इनमें दीदरो, ओल्बेयर, केने, क्वेसने, हेल्वेटियस, एबेडी रेनल, एबेडी मेबली आदि के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दीदरो के बारे में बात की जाती है। दीदरो ने ही रूसो को प्रभावित किया था एक तरह से। जब हम बात करते हैं, दीदरो ने एक विश्वकोश की निर्माण किया जिसके 17 भाग थे। इसके लेखों में उसने निरंकुश राजतंत्र का मजाक उड़ाया था, चर्च और पादरियों के विरुद्ध अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए थे। ये एक तरह से वैसी ही बात है जो हम पुनर्जागरण में देखते हैं। पुनर्जागरण में जब मानव की स्थापना की बात की गई थी, तो मानव की स्थापना के लिए वहां पर निरंकुश राजतंत्र या फिर जो ईसाई धर्म का पाखंड था उसको चोट पहुंचाई गई थी। तो वैसी ही भावना हमें यहाँ पर दीदरो के द्वारा देखने को मिलती है। इसके बाद अन्य दार्शनिकों में क्वेसने एक अर्थशास्त्री था जिसने व्यापार, वाणिज्य और दो धंधों पर लगे प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना की, चुंगियों लगाने का विरोध किया। यानी एक तरह से फ्रांस में जो टैक्स आता था, उस टैक्स की वसूली का माध्यम केवल थर्ड स्टेट्स था, जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं। और उसके बावजूद भी समाज, जो कुलीन वर्ग था या फिर राजा के द्वारा अनेक प्रकार के जो वाणिज्य उद्योग के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, जहां से टैक्स मिल सकता था। चुंगियां लगाई गई थी, जहां अगर अनेक प्रकार की व्यर्थ चुंगियां लगाने से व्यापार के ऊपर कड़ा असर पड़ता था। ये जो पिक्चर है हेल्वेटियस की है, जिसमें उन्होंने विचार किया था कि स्वार्थ ही मनुष्यों के विचारों और चरित्रों को बनाता है तथा आनंद की प्राप्ति उसका चरम लक्ष्य है। ये हेल्वेटियस कहता है। ओल्बेस ने राजा की दुष्चरित्रता, जनता की दासता को दर्शाया। क्यूनेसाय तुर्गोत ने अपने विचारों के द्वारा लोगों में जन चेतना पैदा की। इस तरह से समाज में हमें देखने को मिलता है, या फिर हम ये कहते हैं कि निष्कर्ष रूप में इससे पहले एक और बात आती है जिसमें हम ये कहते हैं कि उपयुक्त विचारकों और लेखकों ने लोगों के दिमाग में एक बौद्धिक हलचल पैदा किया और फ्रांसीसी क्रांति के मनोवैज्ञानिक आधार को पोस्ट किया। इसके साथ साथ ये वो समय था जब महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब प्रकार के जो निम्न वर्ग के लोग थे या फिर सामान्य वर्ग के लोग थे, वो जनता एक तरह से हमें देखने को मिलता है कि वो लोग उस पुरातन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सामने आते हैं। समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, स्वतंत्र व्यापार, जनसत्ता संबंधी विचारों ने पुरातन व्यवस्था को उखाड़ने में शक्तिशाली अस्त्रों की भूमिका अदा की। ये जो विचारक थे, उन्होंने क्रांति के कारणों को चतुराई से लोगों के सामने रखकर उन्हें क्रांति की ओर बढ़ने की विवश किया।
एक तरह से जब हम निष्कर्ष रूप में बात करते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि क्या जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने फ्रांसीसी क्रांति में कोई महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अनेक प्रकार के इतिहासकार हैं जो ये कहते हैं कि इनका महत्वपूर्ण विचार था या फिर महत्वपूर्ण योगदान था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इन्होंने कोई खास योगदान नहीं दिया, क्योंकि ये लोग ना तो भीड़ में शामिल थे, जिस भीड़ ने लुई 16 को वर्साई का महल छोड़ने के लिए विवश किया और पेरिस के महल में जाने के लिए उनको साथ लेकर आए। ना लोग ये बास्तिल के पतन में शामिल थे, ना टेनिस कोर्ट की जो ओथ ली गई थी उसमें शामिल थे, ना ये लोग संविधान सभा में शामिल थे। तो वहां पर बात की जाती है कि क्या इस तरह की बातों के साथ क्या हम ये कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से कुछ लोग तो 1789 से पहले ही मर चुके थे, मगर इसका अर्थ यह नहीं है, जैसे जो इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने कोई खास योगदान नहीं दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि इन लोगों ने कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। जब भी हम इतिहास को उठाते हैं तो प्रेरणा ली जाती है प्राचीन इतिहास से, या फिर उस समय से जब उस राज्य का या उस मानव का इतिहास एक उच्चतम स्तर पर हो, या फिर धीरे धीरे जब हम आगे चलते हैं तो गिरावट आती है। गिरावट आने के बाद जब तक लोग उस समाज को ऐसे ही जीते जाते हैं, जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें तो लुई 14 के समय से लेकर या उससे पहले से लेकर राजतंत्र में एक तरह से हमें लोगों के अधिकारों की बजाय राजा के अधिकारों का आग्रह अधिक दिखाई पड़ता है। समाज में एक निकृष्टता सामने आती है, यानी किस प्रकार से कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग केवल थर्ड स्टेट्स के ऊपर सारे टैक्स का बोझ डालकर आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और फ्रांस के लोग उसको थोड़ा बहुत निराशा के साथ उसको स्वीकार भी करते जा रहे हैं। यहां पर ये जो प्रमुख बात हम कहेंगे वो ये है कि फ्रांस का जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने ये एहसास करवाया कि फ्रांसीसी समाज में, फ्रांसीसी राजनीति में, अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं, और इन समस्याओं की वजह से ही जो सामान्य आदमी है उसका जीवन कष्टमयी है। यानी उन्होंने बताया कि बीमारी है और इसको दूर करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर बुद्धिजीवी वर्ग ये नहीं कहता कि समाज में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, तो हो सकता था कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, इसको 1789 के बजाय कभी और आगे आना पड़ता, कई और साल आगे साल निकल जाते। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी इंटेलेक्चुअल जो क्लास थी, यानी बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने ये बताया कि बीमारी आ चुकी है फ्रांस में, राजा के द्वारा, एक कुलीन वर्ग के द्वारा, पादरियों द्वारा शोषण किया जा रहा है, और इस शोषण के लिए या शोषण को खत्म करने के लिए सभी को यूनाइट होना पड़ेगा। इसलिए रूसो कहता है कि आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ था, मगर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ, चाहे वो राजा के द्वारा बनाए हुए अनेक प्रकार के नियम हो, या फिर पादरियों के द्वारा बनाए धार्मिक नियम हो, या फिर समाज में जो कुलीन वर्ग था उसके बनाए हुए सामाजिक या फिर सांस्कृतिक नियम हो, उनके द्वारा वो सामान्य व्यक्ति जकड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर रूसो या फिर वोल्टेयर या मॉन्टेस्क्यू अपने विचार नहीं रखते तो शायद फ्रांसीसी क्रांति 1789 में संभव नहीं होती। इस वीडियो के बाद आप फ्रांस में क्रांति यानी बुद्धिजीवियों ने किस प्रकार योगदान दिया उसको आप
वर्णन कर सकते हैं उसका। फ्रांस के विचारकों ने फ्रांस के समाज, राजनीति या धर्म में व्याप्त बुराइयों को जनता के सामने उजागर किया और जनता में इस प्रकार की व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा हुआ। इस प्रश्न का आप इस तरह से विवेचन कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।